आ जाओ। राइट टू एजुकेशन सेक्शन, सॉरी, आर्टिकल, आर्टिकल नंबर क्या है? 21A। थ्रू अमेंडमेंट इसे चेंज किया गया। ठीक है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट डू मीन बाय स्टेट? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे क्या? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल दी चिल्ड्रन। एज उसकी क्या होनी चाहिए? 6 साल से 14 साल तक के बच्चे। बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, तुमने देखा होगा आंगनबाड़ी, ठीक है, उसमें भी पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स है, ठीक। ऑब्वियसली हम प्राइवेट स्कूल्स को ज्यादा जानते हैं, इसलिए हमें ये नहीं पता। गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री कर रखा है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है। अब ये 14 साल तक के बच्चे कौन सी क्लास में रहते हैं? कौन सी क्लास में? 6 7? पक्का? 9 10 भी बोल सकते हैं आराम से, है ना? याद करो, 16 17 18, ये तीन एज आपको 12वीं में आराम से दिख जाती है। मतलब सब एक एज के थोड़ी ना होते। अगर तुम लोग अपनी 12th की बात करो तो 12th क्लास में क्या थे? 17 18 थे, तो 16 भी होती है। ठीक है, हर वैरायटी होती है, मिनिमम मैक्सिमम सब होती है। तो अगर मैं एवरेज एज बोलूं तो ये 10th तक की बात कर रहे हैं। ठीक। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे बोल रखा है कि राइट टू एजुकेशन भी आपका फंडामेंटल राइट है, कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, तो छोटा सा सिंपल सा है बस 21A। चलिए, 20 अपन कर लेते हैं। आ जाइए। अब ये देखेंगे, लिखने का प्रॉपर टाइम दूंगी मैं, अभी स्क्रीन में देखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 20 आपकी बुक में नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसे पढ़ेंगे, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक। आ जाइए। आर्टिकल 20 चल क्या रहा है हमारा? कौन सा कैटेगरी चल रहा है मुझे बताओ? कैटेगरी क्या चल रहा है? फ्रीडम। 19 से कब तक चलेगा? 22। क्या 19 हमने पढ़ लिया? हाँ। 19 का 1 हमने पढ़ा कि 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हमें मिले। ठीक है। फिर 20 आ जाओ। 20 बोलता है फ्रीडम, फ्रीडम आपको 3 टाइप की मिलती है। पहली फ्रीडम क्या लिखा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, क्या लिखा है? एक्सपोर्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ। सेकेंड नाम क्या लिखा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डिया। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये अजीब अजीब से नाम है, चलो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक्स फैक्टो लॉस की डिटेलिंग, डिटेलिंग में अगर मैं लेकर जाऊं तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज 2015 अ पर्सन डज एन एक्ट। सपोज करो 2015 में किसी एक इंसान ने कोई एक्ट किया विच इज नॉट एन ऑफेंस। 2015 में वो ऑफेंस नहीं था। ठीक है। आज मैंने कोई काम किया, आज इस साल वो काम नॉर्मल काम था, वो ऑफेंस की लिस्ट में नहीं था। नेक्स्ट, इन 2016 एक नया लॉ पास होता है, और लॉ जब पास होता है बोल दिया जाता है कोई भी ये एक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसे हम क्या मानेंगे? क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे, और उसे क्या मिलेगी? पनिशमेंट भी मिलेगी। The person cannot be punished for the act he has committed in 2015। मतलब एक्सपोज फैक्टो लॉ, मतलब कि इन्होंने कहा कोई भी जो लॉ है उसे हम क्या नहीं लगाएंगे? बैक डेट से अप्लाई नहीं करेंगे। वापस, लॉ को हम कहां से बैक डेट से अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि अगर उसे 2015 में पता होता कि ये काम गलत है, इसके लिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है, क्या वो काम उस टाइम पे करता? क्या नहीं करता। 2016 में नया लॉ बनता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ ये काम कोई गलत है, तो वो नहीं कर रहा ना। अब तुम बैक डेट से लगा दोगे तो भाई उसके लिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिल रहा है। किससे प्रोटेक्शन मिला जा रहा है? एक्सपोज फैक्टो लॉ। तो एक्सपोज फैक्टो लॉ का मतलब क्या हो गया? बैक डेट से आप लॉ अप्लाई नहीं करोगे। तो अगर कोई भी लॉ बैक डेट से अप्लाई हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। पहला फंडामेंटल राइट समझ में आया। तो ये 20 का सब आर्टिकल 1 बोल सकती हूँ। चलिए, 20 का सब आर्टिकल 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डिया। जो ये डबल जियोपार्डिया है ये सब लैटिन टर्म है। इन लैटिन टर्म का मतलब समझना। एक गलती की, एक गलती की आपको 2 बार सजा नहीं मिलने वाली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैंने है ना अपने पड़ोसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया, पड़ोसी को हो गई जेल। ठीक है। वो 2 महीने बाद छूट कर आता है, अच्छे से पनिशमेंट उसको मिली थी, 2 साल की जेल की सजा काट कर आता है। लेकिन वो मॉर्निंग सुबह उठ जाता है और मेरी आंखों के सामने फिर से खटकने लगता है कि नहीं 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 इसने तो गलत किया था, लेकिन मुझको सहन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा कि नहीं यार इसने गलत तो किया था, मैं फिर से जाके कोर्ट पे जाके शिकायत कर देती हूँ। तो कोर्ट मुझे क्या कहेगा? यार एक बार तो पनिशमेंट मिल गई ना। अब इंसान है, इंसान कभी तो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो तो चाहते हैं कि भाई ये तो हमेशा के लिए चला जाए। ठीक है, लेकिन 2 साल की सजा तो वो काट के आ गया ना।
तो क्या एक ही गलती की सजा क्या किसी को बार बार मिल सकती है क्या? नहीं। तो प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डिया। हम फ्रीडम पढ़ रहे हैं, इन्होंने साफ साफ बोला है आप फ्री हो, आपको हम फ्रीडम दे रहे, तो किस किस चीज से हम बचाएंगे? पहला प्रोटेक्शन क्या बोल रहा है? बैकडेट से अगर कोई लॉ अप्लाई कर रहे तो उससे आपको बचा लिया जाएगा। सेकंड क्या बोलता है? एक ही सजा, है ना, एक ही गलती की बार बार सजा आपको मिलने वाली नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन में होता है कि गवाही देना। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब क्या? अपने ही अगेंस्ट गवाही देना। ठीक है, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और बोला कि भाई आत्मसमर्पण तो सरेंडर करना होता है ना, यहाँ पे अपने अगेंस्ट हम आप पुलिस आपकी पिटाई कर रहा है और क्या बोल रहा है कि भाई अपने अगेंस्ट, है ना, अपने अगेंस्ट बोलो, कबूल करो। लेकिन 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 पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस मारती पीटती तो है, थर्ड डिग्री तक देती है, ये तो आपने सुना ही है, मूवीज में देखा ही है। लेकिन वो तब करती है जब उन्हें कुछ सबूत मिल जाते। बिना सबूत मिले, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पकड़ लिया है तो आपके पास राइट है कि आप बोल सकते हो कि भाई जब तक मेरा लॉयर नहीं आएगा तब तक मैं किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूं। तो प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, आपको आपके ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। आपको प्रॉपर हक है कि आप अपना लॉयर हायर करोगे, लॉयर से कंसल्ट करोगे, लॉयर से बात कर कर ही डिसाइड करोगे कि पुलिस को हमें क्या क्या बातें बतानी है और क्या क्या बातें नहीं बतानी है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट सबूत मिल गया है तो बच्चा थर्ड डिग्री तक भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सबूत तो है ना, आपके घर में गन रखी हुई है, तो एविडेंस है, आपके घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो आप ही से फिर कबूल करवा लिया जाएगा। लेकिन इन जनरल सेंस नहीं करवाए जा सकते विदाउट सबूत। ठीक है, तो फ्रीडम है, फ्रीडम अंडर आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2 एंड सब आर्टिकल 3। 1 का नाम बताओ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ, मतलब क्या इसका? बैकडेट से लॉ प्रेजेंट टाइम पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लॉजिक समझ में आया, क्योंकि शायद वो उस टाइम करता ही नहीं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जोपार्डिया। डबल जोपार्डिया का मतलब क्या बताया? एक गलती की सजा बार बार नहीं मिलेगी। एक बार अगर आपने सजा काट ली है तो दोबारा आपको अंदर नहीं किया जाएगा, दूसरी गलती के लिए कर लिया जाएगा। ठीक है, मर्डर किया तो क्या सजा मिलेगी? उम्र कैद। ठीक है, फांसी की सजा, फांसी की सजा तो वापस आया नहीं, उम्र कैद की अगर सजा मिले तो वहीं उसने अपनी उम्र काट ली। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कभी अगर बाहर आ गए तो सजा काट कर आ गया है दोबारा से, हाँ अच्छा अगर नेचर होता है तो निकाल भी दिया जाता है। ठीक है, आपके मरने से पहले एक बार आप बाहर आ जाते हो, लेकिन लेकिन आप दोबारा से उसे अंदर नहीं कर सकते क्योंकि उसने अच्छा खासा अपनी पनिशमेंट काट ली है। ठीक है, हाँ हाँ, इसने किया मर्डर, है ना, हाँ 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 हाँ। केस चालू नहीं हुआ तो 10 साल की जेल काट लिया, मतलब क्या कहना चाह रहा है? केस फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं अपन। ठीक है, जेल में कैसे गया वो? हाँ, तो केस तो चालू हो गया ना। हाँ हाँ, केस फाइल तो हो गया है ना, स्टार्ट हो गया हमारी नजर में। इसको स्टार्ट होना बोलते हैं, केस फाइल होना इज स्टार्ट होना। कोर्ट में ये प्रोसेस का पार्ट है ना। अब मेरी बात समझो, समझो समझो, केस चालू होना मतलब कि भाई पुलिस तक बात पहुंच गई ना, पुलिस ने उसकी हेयरिंग अभी कोर्ट में नहीं कराई लेकिन केस चालू है, खत्म नहीं हुआ है, ये बात है। तो वो 10 साल की इसमें है तो वो अंदर बाहर हो तो केस हमारे सेंस में चालू है, उसे केस चालू होना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कोर्ट में हेयरिंग नहीं हुई उसकी। ठीक है, तो केस स्टार्ट है, तो ये वो तो केस का पार्ट हो गया। ठीक है, चलो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब क्या? आपको आप ही के अगेंस्ट, है ना, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। डन, लिखो उसको फटाफट। अब 21 भी हमने पढ़ लिया, 22। अब आपकी अगर बुक के हिसाब से जाओगे तो बुक में ये हेडिंग लिखी है, ये लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, नहीं लिखी है ये हेडिंग, लिखिए ना, लिखिए। आर्टिकल नंबर क्या है? 22। क्या लिखा है? प्रोटेक्शन, अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? चलिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, क्या लिखा है? डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, इस हेडिंग से कुछ भी क्लिक नहीं होता है तो हेडिंग थोड़ा सा चेंज करके आपको समझा रही हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या लिखा है? इलीगल अरेस्ट। आपकी जो बुक ने लैंग्वेज लिखी है अरेस्ट की जगह वो क्या है? इलीगल अरेस्ट है। और क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन।
इन्होंने क्या लिखा है, डिटेंशन सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस मतलब कि उन्होंने कहा डिटेन करके रखें, कैद करके रखा है कुछ केसेस में, कुछ केसेस उनका मतलब क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये हेडिंग ज्यादा सुटेबल है। हाँ बता रही, पूरा केस बताऊंगी। अभी हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 चल रहा है, ये पूरा की पूरी कैटेगरी हमें फ्रीडम की बात करता है। क्या सबसे पहले जो 19 पढ़ा था क्या फ्रीडम की बात कर रहा था, क्योंकि इसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स मिले थे आपको। उसके बाद हमने 20 पढ़ा, 20 क्या बोलता है, 3 फ्रीडम्स बताए कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, किससे मिलेगा, एक्सपोज फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन मिलेगा किससे, डबल जियोपार्डिया से, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब आपको फ्रीडम मिल रही है कि कोई इसमें आपको फंसाने वाला नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट फ्रीडम क्या पढ़ा, 21, आपके पास फ्रीडम है आप अपनी लाइफ और अपनी पर्सनल लिबर्टी को लेकर। अब हम जो पढ़ रहे हैं 21 का ए बी, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप फ्रीली कोई भी एजुकेशन ले सकते हो, और 6 to 14 तो साफ साफ हमारी सरकार ने फ्री करके रखा है कि पैसे भी नहीं लगेंगे, आखिर बस आपको स्कूल में आके एडमिशन लेके पढ़ना है, ठीक है। 22 भी फ्रीडम की ही बात करता है। अगर किसी ने आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया है तो फिर ये आपका फंडामेंटल राइट को क्या किया है, इन्फ्रिंज किया है। व्हाट डू मीन बाय इन्फ्रिंज, तोड़ा है, ब्रीच की है। आर्टिकल 22 बोलता है राइट टू फ्रीडम विच रिलेट टू प्रोटेक्शन, ये आपको बचा रहा है, किसी ने भी गलत तरीके से आपको अरेस्ट किया, किसी ने भी आपको प्रिवेंटिव डिटेन किया। प्रिवेंटिव डिटेन करना क्या होता है आओ डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए आपकी बुक से रीड करियो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नो अरेस्ट पर्सन शेल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। किसी को भी अगर आप अरेस्ट करने वाले हो तो आपको पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। of the grounds of such arrest nor shall be deny the right to consult। क्या बोल दिया उन्होंने कि भाई आप ग्राउंड्स बताओगे, किस ग्राउंड्स में आपको हम जेल में डाल रहे हैं, आप उसको मौका देगो, मौका दे दोगे किस चीज को लेके, कंसल्ट, कंसल्ट किससे करते हैं, लॉयर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो पहले उसे इन्फॉर्म करो, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या ग्राउंड है जिस बेसिस में हम आपको अरेस्ट करें। अब सारी की सारी मूवीज याद करो, जब भी पुलिस ऑफिसर आता है अरेस्ट वारंट उसको दिखाता है, अरेस्ट वारंट दिखाता है, अरेस्ट वारंट दिखाकर क्या बोलता है कि आपने ये गलत काम किया है, वो उससे पूछता नहीं कि क्यों मुझे अंदर कर रहे हो, तो रीजन उसे बताया जाता है और प्रॉपर उसके को चांस दिया जाएगा कि वो क्या करेगा, नॉर डिनाई द राइट टू कंसल्ट, मतलब कि पुलिस उससे क्या नहीं करेगी, डिनाई नहीं करेगी कि भाई तुम लॉयर से बात मत करो, ऐसा नहीं है, उसका राइट है वो लॉयर से भी बात करेगा। टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, ये लीगल प्रैक्टिशनर से मतलब वो लॉयर की ही बात हो रही है, ऑफ हिज चॉइस। फर्दर एवरी अरेस्टेड पर्सन हु इज डिटेन इन द कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर आपने है ना न्यूज में भी देख रखा है, अभी तो यूपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बीच में हाईलाइट हो गई थी कि वो किसी ना किसी ऑफेंडर को लेकर जा रही थी, ठीक है, और ऑफेंडर को वो लेकर जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और बीच में पता चलता है कि वो ऑफेंडर को मार दिया, क्यों मार दिया, क्यों गोली मार दी, वो लोग का क्या कहना है, वो क्या उन्हें बताते हैं कि वो हम पे शूट कर रहा था, है ना, काउंटर, है ना, हमने क्या किया, वो भागने वाला था, वो हमें मार के भागने वाला था, हमने उसे मार दिया। अब वो उनकी कहानियां हैं मनगढ़ंत, अब जो भी है वो अब उनका मैटर है। हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल उज्जैन में किसी को पकड़ा, उज्जैन में ही हुआ था, है ना, एक बंदे को एक उनके अकॉर्डिंग जो ऑफेंडर था उसको पकड़ा था और उसे यूपी स्टेट में लेकर जा रहे, वो कहाँ लेके जा रहे हैं एक्चुअल में, किसके सामने प्रेजेंट करे, मजिस्ट्रेट। अब ये मजिस्ट्रेट कौन होता है, जज होता है, मजिस्ट्रेट को क्या होता है, जज होता है, तो इसे जज क्यों नहीं बोला, मजिस्ट्रेट क्यों बोला। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस में जज बोला जाता है, आपने सुना होगा सिविल जज, वो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो सिविल केस में हम जज बोलते हैं, और जब केस क्रिमिनल नेचर का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट। बात समझ में आ रही है। तो वो क्रिमिनल केस होता है ना, जो ऑफेंडर है उससे किसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट के सामने। तो जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कुछ गलत किया है, तो पुलिस ऑफिसर मेरे को पूरा मौका देगा, मैं लॉयर से कंसल्ट करूंगा और मुझे मुझे 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रेजेंट करेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने मैं अपनी बात रखूंगी, इसीलिए किया जा रहा है कि हो सकता है हमेशा हर केस में क्या पुलिस सही होती है क्या, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
हो सकता है वो ऑफेंडर इनोसेंट हो, सही हो, या फिर हो सकता है कि वो गिल्टी पर्सन हो, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने बात रखी जाती है, मजिस्ट्रेट को लगता है ये इनोसेंट है तो छोड़ दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये इनोसेंट नहीं है, गिल्टी पर्सन है, तो फिर वो उसे कैद करने वाली कस्टडी, तो वो पुलिस को क्या बोल देते हैं कि भैया आपके पास कस्टडी है, आप इसे अपने पास रखिए। तो कौन बोल रहा है? मजिस्ट्रेट बोल रहा है। अगर पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करता है, तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए 24 घंटे के अंदर तुरंत जैसे ही उस ऑफेंडर को पकड़ा जाता है ना, तो तुरंत पहुंचाया जाता है। अब हो सकता है उसे पकड़ा हमने कहीं कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर में, तो पहुंचाने में टाइम लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुरंत तो पहुंचाना है, लेकिन जो जर्नी का टाइम है उसे 24 घंटे में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 24 घंटे में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कहीं और ऐसी जगह पे पकड़ा है जिसमें हम 24 घंटे में नहीं पहुंचा सकते, तो जर्नी वाला जो टाइम होता है वो क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आ जाओ, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना है। सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, जर्नी वाला टाइम एक्सक्लूड कर देंगे। द प्लेस ऑफ द अरेस्ट ऑफ द कोर्ट, जहां पे उसे अरेस्ट किया है कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। नो सच पर्सन शेल बी डिटेन इन द कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड। इन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे से ज्यादा आप अपनी कस्टडी में पुलिस ऑफिसर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसे तो कहां पहुंचाना है? मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है। विदाउट द अथॉरिटी, हो सकता है कि उसे डिले हो रहा है, उसे टाइम लग रहा है, वो नहीं पहुंचा पा रहा, तो उसे एक बार क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट से बात कर कर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर जेन्युइन केस होगा तो वो अलाउ भी कर सकते हैं। हाउएवर द प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल टू दी। ये एलियन कौन होते? वो मूवी देखी थी हमने ऋतिक रोशन वाली, देखी थी क्या? जादू, एलियन, वही कह रहे हैं क्या? अब लीगल लैंग्वेज में एलियन का मतलब समझना, फॉरेन कंट्रीज, यस, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एंटिटी, ये सब बाहर के आउटसाइडर की बात है। इन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे के अंदर पहुंचाना, कोर्ट से, सॉरी लॉयर से एक बार कंसल्ट करना, तो जितनी भी ये सारी बातें हैं ना, ये एप्लीकेबल इनमें नहीं है। अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल वॉर हो जाए, वॉर हो जाए, ठीक है, वॉर होने के बाद वहां के लोग इधर पकड़े जा रहे हैं, हमारे लोग उधर पकड़े जा रहे हैं, तो एनिमी, हाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। तो एनिमी एलियन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसमें जनरली कौन आते हैं? सारे के सारे फॉरनर्स आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं। उन पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। उन्हें हमें 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रेजेंट करना है, उन्हें सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। बच्चिया वॉर हो रही है, तुमसे लड़ाई हो रही है, तुम क्या सफाई दोगे? नहीं नहीं, मैं तो गलती से घुसा है। भाई तुम तो अभी अलग ही केस हो, ठीक है। तो उनको ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली नहीं है। हाँ, देखो ये तो पुलिस के ही पास होता है ना। पुलिस कोर्ट से जाकर वारंट ले आती है कि भाई ये एक मुजरिम है, इसने इतने इतने गलत काम कर रखे हैं, प्लीज हमें ऑर्डर दे दो कि जहां दिखे तुरंत शूट कर दो। तो वो पुलिस पहले कोर्ट से जाकर क्या लेती है? वारंट ले लेती है। वारंट इज अ परमिशन, दैट्स इट, बस उसे टेक्निकली वारंट बोला जाता है, ठीक है। इज अ परमिशन गिवन बाय दी कोर्ट। कोर्ट से एक बार ले लिया, जहां दिखेगा शूट कर दिया जाएगा, जान जान बुझ के भैया कर दिया जाता है कभी कभी। वो तो फिर देखो प्रैक्टिकल ग्राउंड तो फिर एकदम ही डिफरेंट है। कलेक्ट्रेट को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है, कलेक्ट्रेट को नहीं बोला जाता है, ठीक है। जजेस ही होते हैं ये भी, क्रिमिनल लेवल पे होते हैं बस, ठीक है। चलो, देन पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर, ध्यान दो ध्यान दो, हावेवर ये जो प्रोटेक्शन वाली बात है, ये प्रोटेक्शन वाली बात है किस पे नहीं लगेगी? दो लोगों पे नहीं एप्लीकेबल है। पहले क्या लिखा? एनिमी एलियन, ठीक है, एलियन मतलब बाहर आउटसाइडर्स की बात हो रही है, ठीक है। और पर्सन डिटेन अंडर दी, क्या लिखा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब समझे। पहले पूरा का पूरा एक सम अप, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मैंने इलीगल अरेस्ट बोला। तुम ध्यान से देखो, जिसे पकड़ा जा रहा है उसे बार बार मौका दिया जा रहा है अपनी बातें रखने का। तुम्हें क्या लग रहा है मजिस्ट्रेट के सामने क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? अपनी बात रखने का। अब जब मैंने आपको बोला कि वो यूपी की पुलिस लेकर जा रही थी और उसको शूट कर दिया, क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने आगे से बात रखी, तो बच्चा दो बातें होंगी, पता चल जाएगा सही ऑफेंडर कौन है। क्योंकि वो तो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे प्यादे होते हैं, मेन एक्चुअल में उनके पीछे कौन है? कौन है? पूरी पॉलिटिक्स ही है बच्चों। तुम्हें क्या लगता है पूरी नेता नगरी किस बेसिस पे चल रही है? इन्हीं गुंडागर्दी के बेसिस में। तो तुम्हें क्या लगता है उस गुंडे को इतनी आजादी मिली कैसे? किसी ना किसी का हाथ होगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने बात जाएगी, ठीक है, केस बढ़ेगा और नाम सामने आएंगे। इससे अच्छा क्या कर दो, बीच में ही रास्ते में उसको, इन दी जर्नी जो एक्सक्लूड हो जाएगा टाइम, उसे क्या कर दो, ठीक है। मूवीज में भी आपने देखा ये सब सारी चीजें दिखाई जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर
आपको बार बार मौका दिया जा रहा है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो अपने लॉयर से बात करो, अगर तुम गलत नहीं हो तो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी बातों को रखो। तो ये एक तरीके से क्या है, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। ठीक है। फिर अलग से उन्होंने बताया कि डिटेन तो करेंगे, डिटेन मतलब क्या, कैद तो करेंगे सर्टेन केसेस में, या फिर मैं बोलूंगी प्रिवेंटिव डिटेंशन। इन्होंने कहा कि ये बातें एप्लीकेबल नहीं है एनिमी एलियन में, और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। एलियन एनिमी समझ में आ गया, पूरा कंक्लूजन समझ में आया क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन समझाओ। चलो, अक्सर फॉर एग्जांपल होली होने वाली है, ठीक है, होली जैसे ही पास आती है, या फिर ऐसा कोई भी फेस्टिवल, या फिर ऐसा कुछ भी इलेक्शन वाला ही टाइम समझ लो, हमें मालूम है कि कुछ लोग हैं, पुलिस को मालूम होता है कुछ लोग हैं जो ज्यादा उड़दंग मचा सकते हैं सोसाइटी में, है ना, माहौल को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो पुलिस पहले से ही उन लोगों को क्या कर देती है, इन्फॉर्म करके बोलती है भाई तुमको तो हम अंदर करेंगे, जब तक माहौल क्या ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, शांत ना हो जाए। जैसे ही माहौल ठंडा हो गया हम आपको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। तो जब हमें लगता है कि मैटर बहुत सेंसिटिव है, फॉर द टाइम बिंग हम क्या कर रहे हैं, आपको डिटेन कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है ना, रोकना। माहौल खराब कर सकते हो, हम उस माहौल को खराब होने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बचा रहे, दैट वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो माहौल को खराब होने से रोकने के लिए जो डिटेन किया जाता है दैट वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब समझ में आया। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपको मौका नहीं दे रहे। मैंने बोला तुम माहौल खराब कर सकते हो भाई, तुमको जेल में डाला, तुमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करूंगी क्या, तुम्हें लॉयर के सामने कंसल्ट करने का मौका मिलेगा, तुम्हारे रिकॉर्ड खराब है, तभी तो हमने ये निकाला कि तुम ये ऐसा कर सकते हो, इस कारण से हमने रखा। ठीक है, तो टेम्परेरी बेसिस में रखा जाता है, माहौल ठीक हो जाएगा तो निकाल दिया जाएगा। तो इससे तुम्हें नहीं लगता कि कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है, ये पावर बहुत मिसयूज होती है। प्रैक्टिकल अगर ग्राउंड की बात करूं तो कैसे होती है समझो। ठीक है, अब पॉलिटिक्स में एक ही तो नेता होते नहीं, चार नेता के चार अलग अलग विलेन होते हैं, चार अलग अलग गुंडे होते हैं। ठीक है, तो भाई पुलिस में अगर मेरी चलती है तो उसके वाले का अंदर करवा दूंगी, है ना, अगर उसकी चलती तो मेरे वाले का अंदर हो जाएगा। तो ये तो भाई बहुत तरीके से मिसयूज होता है जिसके कंट्रोल में जो है। ठीक है, तो चलो वो प्रैक्टिकल ग्राउंड से वो बात अलग है। लीगली हम क्या समझ रहे हैं, लीगली हम पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल हमारे राइट्स क्या। फंडामेंटल राइट्स 22 साफ साफ बोलता है कि अगर पुलिस ने, अगर सरकार ने आपको गलत तरीके से अगर अरेस्ट किया है तो आपके पास बार बार मौके दिए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रेजेंट किया जाएगा। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस भी आपको आपकी कस्टडी में नहीं रख सकती है। अगर वहां पे ज्यादा टाइम हो गया तो या तो रिलीज करना पड़ेगा, या तो आप एक बार मजिस्ट्रेट से पूछो कि हम रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट बोलेगा नहीं नहीं रख सकते। अगर लग रहा है ऑफेंस बहुत छोटा है तो रिलीज करने को बोला जाएगा, ऑफेंस अगर बहुत बड़ा है तो परमिशन दे दिया जाएगा कि ठीक है आ जाओ, भले आज नहीं आ पा रहे तो कल तक पहुंच जाओ, और फिर मैं एक बार जेन्युइन बात सुनूंगा और फिर डिसाइड कराऊंगा कि रहना है इसको कस्टडी में या फिर नहीं। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये फैसिलिटी, ये राइट दो लोगों के अवेलेबल नहीं है। पहला, एनिमी एलियन, एलियन एनिमी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोले तो माहौल खराब करने वाले को, हाँ हाँ, हाँ हाँ, मौत हो जाती, रीजन बताना चाहोगे आप, हार्ट अटैक आ गया उसको, तो फिर तो किसी की गलती ही नहीं है ना भाई। पक्का सारे आर्टिकल समझ में आ गए। डेटा 12 से लेके सीधा 22 तक का हो गया है। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी भी अपनी खत्म होती है। तीसरी कैटेगरी बताओ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, चलिए, राइट अगेंस्ट अगर मैं एक्सप्लॉइटेशन की बात करूं तो इसमें आर्टिकल आएगा आपका 23, और यहीं पे आपको दिखेगा आर्टिकल 24। चलिए, सीक्वेंस क्या था, पहले राइट टू इक्वालिटी था, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या आएगा, आएगा, होगा होगा, मत टेंशन लो। चलो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी चल रही है अपनी, तीसरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हो, किसी को खत्म कर रहे हो, हम पहुंचा रहे हो। आर्टिकल 23 बोलता है ह्यूमन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हो बच्चा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब, वेरी गुड, तस्करी करना। ट्रैफिक मतलब क्या होता है, तस्करी करना, स्मगलिंग करना। लेकिन स्मगलिंग किसकी हो रही है, इंसानों की हो रही है।
सोने की स्मगलिंग नहीं हो रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी स्मगलिंग की बात हो रही है? लोगों की। ठीक है। बच्चों की स्मगलिंग होती है, लड़कियों की स्मगलिंग होती है, इंटरनेशनल लेवल में ये सारी चीजें होती हैं। पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है एक्चुअल में। तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आर्टिकल 23 साफ बोलता है, आर्टिकल 23 बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, और क्या कह रहे हैं? बेगर। बच्चों, होता क्या है, लड़की नहीं लड़कों की भी चोरी की जाती है और प्रॉपर काम करवाया जाता है। ठीक है। अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड लेबर, उनकी इच्छा नहीं है, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। प्रोहिबिटेड। एक्चुअल में आप देखो, भीख मंगवाते हैं बच्चों, छोटे बच्चों को भी, ठीक है, बड़ों बच्चों को भी हाथ पैर तोड़ दिया, भीख मांगो पैसे कमाओ, धंधा है। जो तुम्हें वो सिग्नल्स में दिखते रहते हैं ना, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ जबलपुर के हैं? तुम लोग एक बार उनसे बात करके देखो, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। ठीक है। मार्केट इतना गंदे तरीके से फैला हुआ है। ठीक है। एक महीना यहाँ भीख मांगो, फिर इस यहाँ से उठा के कहीं और शहर में लेके जाएंगे, किसी और स्टेट में लेकर जाएंगे, तो ये पूरा बिजनेस ही चल रहा है और अच्छा खासा अर्निंग होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करो, खाने की चीजें ज्यादा दो, पैसे मत दो। पैसा दोगे तो वो कहाँ जाएगा? उनका जो मालिक बैठा है, जो धंधा करवा रहा है, उसके पास जाएगा। खाने की चीजें, हाँ, क्योंकि उनको इतना डराया धमकाया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है इस कारण से। लेकिन स्टिल अगर आपने पैसा देना छोड़ दिया तो इफेक्ट तो आएगा। आपको फुल ट्राई करना है खाने पीने में ही। अगर आपको शौक है कि नहीं आपको पैसे देना है, तो बिस्किट ले लो यार, 5-10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट आ जाता है, फ्रूट्स होते हैं, केला दे दो, ये सारी चीजें दो, इसमें फोकस करो जितना हो सके। पैसा अवॉइड करो, क्योंकि वो बिजनेस, वो धंधा बढ़ता ही नहीं जा रहा है, तुम्हें ही नहीं मालूम वो धंधा किस लेवल में जा रहा है। बच्चों को चुराया जाता है हॉस्पिटल से, फिर ये काम करवाया जाता है। ठीक है। चले, तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगर, अदर सिमिलर फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। ठीक है। कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम क्या मानेंगे कि आपने उसका फंडामेंटल राइट उसे छीना है। लेकिन ये बताने वाले कितने लोग हैं? हो तो रहा है ना तुम्हारी आंखों के सामने, तो कितना सब होता है। ठीक है। आर्टिकल 23 ये बोलता है, साफ साफ बोला, अगर ये ऑफेंस कोई करता हुआ पाया जाता है तो पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है। तो 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर दिख रहा है, बेगर दिख रहा है, फोर्स लेबर अगर दिख रहा है, कोई जानबूझकर अगर इनसे जबरदस्ती ये काम करवा रहा है इनके अगेंस्ट, तो यस, उसका फंडामेंटल राइट हिट हुआ है। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। 23 ये बोलता है। 24 बोलता है कंटिन्यू, नो चाइल्ड, यहाँ पे स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ द, एज क्या बोल रखा है? 14, 14 साल से कम, शेल एम्प्लॉय टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एंड माइंस, और इंगेज इन, क्या लिखा है? अदर हेजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। बोले तो खतरनाक, डेंजरस बोलो। ठीक है। कोई भी डेंजरस एक्टिविटी, कोई भी डेंजरस वर्क, इन्होंने साफ बोल दिया। फैक्ट्री में, माइनिंग में जो काम होता है वो भी डेंजरस ही होता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या होता है, बच्चा हेल्थ पे बात आ सकती है। तो बच्चे की एज उन्होंने क्या बताई? 14 साल से कम, मार्बल फैक्ट्रीज है ना, जिसमें एक्चुअली में बॉडी हार्म हो सकती है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 23 और 24 की अगर बात करूं, 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। दूसरा 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। क्या 23-24 समझ में आ रहा है? 23 क्या बोलता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है। 24 क्या बोलता है? हैजार्डियस जगहों पर आप चिल्ड्रन से काम नहीं करवा सकते। हमने एज बता दी, अंडर द, बिलो द एज ऑफ 14। समझ में आ गया? डेटा ज्यादा हो गया। चलिए 20 बताइए क्या है? 20, और 22 था। 2020 एक्सपोज फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डिया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अभी तो पढ़ा है ना? पक्का? 12 क्लिक हो रहा है? मन में बोलते जाओ, 12 क्लिक हो रहा है? 13, 14, 15 बता दो बाहर। चलो, 16 क्लिक हो रहा है? 17 क्लिक हो रहा है? 18 क्लिक हो रहा है? 18 बता दो। वेरी गुड। 19 क्लिक हो रहा है? 20 क्लिक हो रहा है? 21 क्लिक हो रहा है? 21 क्लिक हो रहा है? 21 बता दो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A बता दो। राइट टू एजुकेशन।
वेरी गुड। 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये 22 था, ठीक है। 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, ठीक है, एनफोर्स लेबर। 24, वेरी गुड, सीक्वेंस सब याद है, ठीक है। कितने हमने कैटेगरीज पढ़ ली, कैटेगरी राइट टू इक्वालिटी खत्म, राइट टू फ्रीडम खत्म, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी खत्म, इसमें दो ही था, 23 24। अब आते राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलेशन, ठीक है। 25, 26, 27, 28, इसमें टोटल 4 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन बोले तो धर्म, प्रॉपर धर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ दी, क्या लिखा है, कंसाइज बोले तो जिसमें स्पिरिट रखनी है, जिसमें आस्था रखनी है रखो। फ्री प्रोफेशन मतलब भी क्या होता है, आस्था रखना, प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ द रिलेशन। कुल मिला के एकदम हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, आपकी मर्जी, आपको जिस धर्म में आस्था रखनी है आप उस धर्म में आस्था रख सकते हो, फ्रीडम है। समझ में आया? 25 डेटा बढ़ रहा है, ठीक है। 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलता है कि भाई आपको जिसमें जिस धर्म को मानना है मानो ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले जिस धर्म को मानना है मानिए, ठीक है। चलिए, सेकंड बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जिस धर्म को मानना है मान लीजिए, उस रिलीजन को मानते मानते आपको अपने मैनेजमेंट को जिस तरीके से मैनेज करना है मैनेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने हैं। हमारे हिंदू में कोई पंडित कुछ बोल दे तो हम वो मानने लगते हैं कि भाई ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, खुद देखो आप बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करते, ठीक है। देन मुस्लिम में उनके जो बोलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन में उनके जो बोलते हैं, देन सिख में उनके जो, है ना, जो टॉप में जो अथॉरिटीज है वो जो बोलते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला भाई अपनी चीजों को अपने तरीके से मैनेज करिए, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। 25 क्या बोलता है, जिस धर्म को फॉलो करना है करो, ठीक है। 26 क्या बोलता है, अपने धर्म से रिलेटेड अपने मैटर्स को आप क्या कर सकते हो, खुद से मैनेज कर सकते हो, फ्रीडम है। 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस। अब ये टैक्सेस वर्सेस टैक्स के उसमें मत चले जाना, यहाँ पे अगर मैं चंदा बोलूं कि भाई मर्जी है, जितना चंदा जितना डोनेशन देना है दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद देखो, अभी कोई कुछ आ जाएगा हमारा हिंदू का, तो वो चंदा लेने आ जाते एक पर्ची लेकर, है ना, और हम उनको कितने रुपए देते हैं, 5 10, वो बोलते यार इतना मत दो यार, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ। हम लोग के पास इतने सारे लोग आते हैं कि भाई किस किस को दे, तो वो कहानी अलग है। इन्होंने कहा कि कोई फोर्सफुली नहीं मांग सकता, ये आपका पर्सनल लेवल में क्या है, डोनेशन है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस। आप किसी चीज को प्रमोट करने के लिए जितना डोनेशन देना चाहते हैं दे दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 27 बोलता है। 28, freedom as to attendance at the religious instruction or the religious worship in the certain educational institution। अभी आपने देखा होगा जैन के स्कूल वगैरह सुने होंगे आपने, क्या करवाते हैं वहां पे, जैनिज्म का जो भी सिस्टम चलता है वो सारी चीज वहां पे सिखाई जाती है, अग्री, ठीक है। देन मुस्लिम के भी उनके खुद के स्कूल्स चलते हैं, वहां पे क्या सिखाया जाता है, उनका कल्चर सिखाया जाता है, ठीक है। चले, देन महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आपने महाराष्ट्र स्कूल भी सुना होगा, है जबलपुर में कल्चर सिखाया जाता है। आपको क्या लगता है बंगाल में अगर चले जाओगे तो वहां पे उनका कल्चर नहीं सिखाया जा रहा होगा, महाराष्ट्र में चले जाओ उनका कल्चर, तो कुल मिलाकर हिंदू के खुद के कल्चर्स आपने देखा होगा, ठीक है। अब जो नेशनल लेवल में सेंट्रल लेवल में चल रहे वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई हो गया, केवी बोर्ड्स हो गए, ये सारे लोग ये कह रहे भैया हम तो एक ही लेकर चलते हैं, ठीक है, तो वो अपना अपना सिस्टम है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट मिल रखे हैं। तुमको अगर अपनी अपने कल्चरल अपने रिलीजन के, रिलीजन बोलेंगे कल्चरल, ठीक है, अपने रिलीजन को लेके अगर किसी को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, चीजें सिखानी है, तो फ्रीडम है, सिखाया जा सकता है। हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। आप सिखों का ही देख लो, उनका खुद का क्या बना रहता है, खालसा स्कूल से होते हैं उनके, उनकी खालसा स्कूल में उनको पंजाबी सिखाई जाती है, करवाई जाती है, तो वो अपने रिलीजन को लेकर अपने बच्चों को सिखा रहे, तो फुल फंडामेंटल राइट है ना। तो फ्रीडम है, किस चीज की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कैटेगरी है। अब इन्होंने सबसे पहले 25 क्या बोलता है, जिस धर्म को मानना है मानो,
26 क्या बोलता है, जैसे मैनेज करना है करो। 27 क्या बोलता है, जितना प्रमोशन करना है करो भाई, अपना डोनेशन कलेक्ट कर कर, कोई मना ही थोड़ी ना है। अभी आपने मोदी जी को ही देखा, अयोध्या भैया पूरा खड़ा कर लिया उन्होंने डोनेशन के नाम पर, है ना। हाँ ब्यास, ठीक है, वहीं से हट गए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बोले कि भैया जो करना है करिए, कोई मना ही नहीं है। और फाइनली 28 क्या बोलता है, अगर रिलीजन्स को लेकर, अगर आप अपने रिलीजियस को सिखाना चाहते हो, उसके रिगार्ड में एजुकेशन देना चाहते हो, तो फ्रीडम है, सिखाइए। क्योंकि हम तो क्या है, सेक्युलर है। सेक्युलर बोले तो हम तो कहते हैं भाई तुमको जो मानना है मानो, हमारे खुद का कोई भी रिलीजन नहीं, हम मानेंगे तो सबको मानेंगे, या तो किसी को नहीं मानेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है, इंसानियत बड़ी है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं रेंडमली 27 पूछूं तो क्या है 27, प्रमोट करना और डोनेशन देना, ठीक है। 25 क्या बोलता है, 28 क्या बोलता है, एजुकेशन देना चाहते हो रिलीजन को लेके करवा सकते हो। 26 क्या बोलता है, ठीक है, डेटा बढ़ गया है ना। 12 से लेकर कहां तक पढ़ लिया अभी हमने, 20 याद है पक्का। चलो फिर करवाती करवाती, नेक्स्ट क्या है, हमने कहां तक पढ़ लिया है। फिर ये लोग खा गए, सीधा आपकी बुक में क्या दे रखा है, क्या खा गए, बता दे रही हूँ मैं तुम लोग को। देखो 31 की कहानी तो हमें पता है। 31 क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब फंडामेंटल राइट नहीं, वो लीगल राइट बन चुका है, और ये स्टार्टिंग में उन्होंने आपको बता दिया। तो 29 और 30 क्यों नहीं बताया उन्होंने, तो हम समझ लेते। कैटेगरी कौन सी थी ये बताओ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अभी बता रही, एजुकेशन वो रिलीजन को लेकर था। देखो रिलीजन होता है धर्म, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये सब क्या धर्म है। कल्चर समझो, एमपी का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, ठीक है, बंगाल का कल्चर अलग है, संस्कृति। तुम देखोगे कि उनका पहनने का तरीका अलग होता है, उनको चीजों को है ना मानने का तरीका अलग होता है, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, तो दैट वाज कल्चर। तो रिलीजन और कल्चर में डिफरेंस समझो, रिलीजन मतलब धर्म होता है, ठीक है। कल्चर मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जहां से आप बिलोंग करते हो। एमपी का अपना खुद का एक कल्चर है, बिहार का अपना कल्चर है, यूपी का अपना एक कल्चर है। तो यहाँ 29 क्या बोलता है, हेडिंग क्या थी, कैटेगरी की हेडिंग क्या थी बताओ, कल्चरल एजुकेशनल राइट। 29 बोलता है भाई हर कोई अपना कल्चर फॉलो कर सकता है, कल्चर रिलेशन की बात नहीं हो रही, हर कोई अपने कल्चर से रिलेटेड क्या दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है। तो 29 बोलता है हर कोई अपना कल्चर फॉलो कर सकता है और कल्चर के रिगार्ड में एजुकेशन दे सकता है। आप खुद अभी बोर्ड जब देकर आए हो तो आपने देखा था सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज थी। पंजाबी का भी टेस्ट हो रहा था, मराठी का भी टेस्ट था, बंगाली सीयूटी में भी था। तो क्यों था, क्योंकि अगर तुम वहां के स्टेट की बात करो तो वहां पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एमपी में हिंदी ही है, तो इसलिए हम हिंदी ही देख रहे हैं और हम कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने हिंदी भी ऑप्ट कर रखी है, लेकिन इसके अलावा भी लैंग्वेजेस होते हैं। तो लैंग्वेज की अगर बात करूँ और रिलीजन की बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो लैंग्वेज किस में आएगी, कल्चर में आएगा, ठीक है। तो 29 बोलता है राइट है अपने कल्चर को फॉलो करने का, प्रमोट करने का, जैसे अभी रिलीजन में पढ़ा। 30 क्या बोलता है, राइट है अपने कल्चर के रिगार्ड में एजुकेशन देने का। बात समझ में आ गई। जैनिज्म जो जैन है वो रिलीजन में आएगा कि कल्चर में आएगा, रिलीजन में आएगा। समझ में आ रहा है पक्का। चलो 31 पता है, अब आ जाओ 30, हेडिंग क्या लिखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट है ये भी हमारा, साफ साफ बोलता है ये एक रेमेडियल है, नॉन नॉट, ठीक है, सब्सटैंटिव इन द नेचर। सब्सटैंटिव मतलब ये थ्योरेटिकल नहीं है, यहाँ पे इन्होंने सीधा आपको क्या दे रखा है, रेमेडी सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन क्या है, अगर आपसे कोई भी क्या छीनता है आपका फंडामेंटल राइट, कहां से कहां तक, 14 से लेकर 32 तक। 32 तो बताता है कि मेरे पास आना, मतलब 38 तक, क्योंकि 31 तो बचा ही नहीं, ठीक है। 14 से लेके 30 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं अगर छीने गए हैं तो यस आप उसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हो, एक्शन ले सकते हो, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो
तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का क्या तरीका होता है? रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसको इन्होंने डिटेल में बताया है कि आर्टिकल 32 आपको बताता है कि अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है. अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, फंडामेंटल राइट जिसका है ना छीन लिया गया, तो राइट टू मूव दी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट. ये बात समझ में आई? ये बात तो समझ में आ गई. ऊपर आ जाओ, स्टार्टिंग से रीड करूँ. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जहां राइट है वहां बता रही हूँ, जहां राइट है वहां रेमेडी. इस लाइन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, मैंने बोला आपका फंडामेंटल राइट आपको है, लेकिन इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है. तो कोई भी छीनेगा तो उस राइट देने का मतलब क्या है? अगर सिंगल राइट है विदाउट एनी रेमेडी, वो राइट जीरो है. पुलिस बना दी है लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं सकती, तो पुलिस किस काम की? हाँ हाँ, वो तो लॉ ने तो पावर दे रखी है, वो प्रैक्टिकल है. ठीक है, वो फिर प्रैक्टिकल चीज है. मैं ये कह रही हूँ कि बस हमने पुलिस बना दी लेकिन उसको पावर नहीं दी, तो कोई मतलब का है क्या? नहीं. तो इसी को लैटिन टर्म में, बस यही बोला उन्होंने, इसी का लैटिन टर्म समझो. क्या लिखा है? उबी जस ईबी रेमिडियम. ये लाइन चिपका दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. आया था? आया था? कहाँ आया था? कौन से टेस्ट में आया था? टॉट में आया था. तो ये लैटिन वर्ड से इधर उधर आता रहता है. ठीक है, तो इधर उधर घूमता रहेगा. अब बन जाएगा. लैटिन टर्म्स तो कहीं भी आएगा ना, लीगल है ना. इफ अ राइट आर गिवन विदाउट रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट, नो यूज, वो किसी काम का नहीं है. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको इतने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, लेकिन साथ में अगर रेमेडी नहीं दिए तो फंडामेंटल राइट्स भी जीरो हो जाएंगे. इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई रेमेडी क्या है, कहाँ जाने का? सुप्रीम कोर्ट. अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो, ये अजीबो गरीब टर्म्स, ये दिख रहे हैं आपको टर्म्स? हाईलाइट करो. सुना सुना लग रहा है कहीं? हेबियस कॉर्पस, जब मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की वो वर्ड मीनिंग्स बताए थे चैप्टर 4 के, हेबियस कॉर्पस था टू हैव अ बॉडी. मैंने कहा था थोड़ा इंट्रोडक्शन लेवल में समझो, डिटेल में बताऊंगी, यही हम पढ़ेंगे. फिर क्या लिखा है? मेंडमस, प्रोहिबिशन, कुवो वोरंटो, सेरिटोरारी. ये इतने अजीब अजीब वर्ड्स क्या है, सब लैटिन टर्म्स है. इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, सब 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 बताऊंगी ना डिटेल में. अब थोड़ा सा ब्रेक दूंगी, ब्रेक के बाद सब पढ़ेंगे. ठीक है, हम तक चलो. अब क्योंकि इसकी बात हो रही है और बीच में लोगों ने दूसरे दूसरे टॉपिक्स दे दिए, तो एक बार चैप्टर के एंड में जाएंगे. ये रिट मतलब क्या होता है? फॉर्मल ऑर्डर. हाँ, रिट मतलब ऑर्डर पास किया है, फॉर्मल ऑर्डर पास कर दिया. तो फॉर्मल ऑर्डर जब पास हो जाता है उसे हम बोलते हैं रिट. ठीक है, चलो बता रही. अब दो आर्टिकल हम देखेंगे, एक आर्टिकल 32 देखेंगे, एक आर्टिकल 226. अब इस आर्टिकल नंबर को भी याद करना है. आर्टिकल 32 ही हम पढ़ रहे थे. आर्टिकल 32 ने ही हमें बताया कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीनता है तो आपको जाकर कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट. अब एक नई चीज भी आप सीखोगे, आर्टिकल नंबर 226 जो क्या बोलता है? कहाँ जाने का? हाई कोर्ट जाने का. अब समझो, आर्टिकल 32 बोलता है सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 226 बोलता है हाई कोर्ट जाओ. फंडामेंटल राइट्स को शॉर्टकट में लिखा है मैंने, FR. ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर आपसे किसी ने छीना तो सीधा जाके शिकायत, केस फाइल करना है. कहां पे? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 226 बोलता है हम आपको एक मौका दे रहे. सुप्रीम कोर्ट है कहां मुझे बताओ? दिल्ली. हम यहां बैठे, सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ा दूर पड़ जाएगा यार. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट पास है ना, बाजू में ही है, दौड़ लगा देना, पहुंच जाओगे. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके पास ऑप्शन है. आपके पास क्या है? ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? कि आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट अगर छीने गए तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट के पास जा सकते हो. और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के. लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई भी दूसरे और अदर राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के और जितने भी राइट्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे या फिर दूसरे लॉज में पढ़ेंगे, वो अगर आपसे छीने गए हैं तो उसके लिए वन एंड ओनली एक ही अथॉरिटी है, दैट वाज हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं तो
आपकी बात सुनेगी। उसके अलावा छोटे मोटे राइट्स के लिए तो उसने कहा कि तुम हाई कोर्ट के पास ही जाना। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6 का डिफरेंस समझ में आया। तो आपकी अगर बुक की बात करूं तो हम यही पढ़ने वाले। तो ये जो रिट्स है, ये जो रिट है, ये रिट के टाइप है, टाइप ऑफ रिट। सबसे पहला क्या है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटरारिको, वारंटो, ऑल दीज आर रिट। रिट का मतलब मैंने क्या बताया, फॉर्मल ऑर्डर। फॉर्मल ऑर्डर। हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं। पिटीशन, व्हाट डू यू मीन बाय पिटीशन? अप्लाई करना, केस फाइल करना, अप्लाई करना। अपील करना मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट टाइम केस फाइल किया, हम खुश नहीं हुए, तो फिर हम अपील करते हैं। ठीक है, तो अपील वर्ड मतलब कि आप सेकंड टॉप अथॉरिटी के पास जब जाते हो, सेकंड टाइम जब जाते हो। ठीक है, पिटीशन मतलब कि आप अप्लाई कर रहे हो। आप फर्स्ट टाइम पिटीशन अप्लाई करो मतलब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। और अप्लाई कर रहे हो किस चीज के लिए, ताकि कोर्ट क्या कर दे, रिट पास कर दे, मतलब एक फॉर्मल ऑर्डर दे दे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के रिट है, मतलब ये ऑर्डर पास किए जाते हैं बाय दी हाई कोर्ट, भी पास किए जाते हैं बाय दी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इतने ही होते हैं, नहीं इतने ही टाइप के टाइप्स जो रहते हैं रिट के, वो यही 5 होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, रिट कौन कौन पास कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अभी तक तो हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, लेकिन एज पर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, एज पर आर्टिकल 32। ठीक है, अब हाई कोर्ट के पास भी है रिट, लेकिन हाई कोर्ट बोलता है मैं तो भाई रिट भी पास करता हूँ फंडामेंटल राइट्स के, और एनी अदर ऑर्डर्स भी पास करता हूँ दूसरे राइट्स के लिए। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, तो आपकी बुक में जो ये दिख रहा होगा, ये बॉक्स दिख रहा है, रेट ऑफ ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये इसी की बात कर रहे हैं। और बस मैंने इसी को अच्छे से शॉर्ट में बता दिया, और ये सारे नाम है। तो चलो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला टाइप ऑफ रिट पढ़ेंगे, दैट वाज हेबियस कॉर्पस। चलिए, हेबियस कॉर्पस की अगर मैं बात करूं तो इज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। किसी को भी अंदर कर दिया बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, किसी को जेल में डाल दिया और सही रीजन के कारण नहीं डाला था। वेरी गुड, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, वो इलीगल और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बोलता है कि आपको लॉयर से बात करने का हक है 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, वो बात अलग थी। यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ उन्होंने कह दिया जेल में डाल दिया है, ये सारी चीजें भी कर दी है उन्होंने, मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रेजेंट किया, लॉयर भी है, तब भी जेल में आप गलत तरीके से आपको जेल में डाल के रखा है, लेकिन आप इससे अभी सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट। मजिस्ट्रेट एक छोटा सा जज है, मजिस्ट्रेट एक छोटा जज है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जा रहे हैं भाई। बात समझ में आ रही है? तो इस मजिस्ट्रेट के सामने हमने अपने को प्रेजेंट किया, लेकिन उसे हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, उसने फिर भी हमें अंदर कर दिया। तो अब हम कहाँ जा सकते हैं, सीधा फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमारा फ्रीडम हमसे छीना गया है। हमारे तो फ्रीडम्स थे ना, इधर उधर घूमने के, फ्रीली रहने के, तो हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीन लिया, हमें डिटेन करके रखा है अनरीजनेबल तरीके से, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। तो जो जेल के अंदर होगा उसका तो मानना यही होगा। ठीक है, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। हेबियस कॉर्पस का अगर लिटरल मीनिंग में जाओगे तो उसका मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी। ठीक है, चलिए, नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो। अब कोर्ट जानना चाहता है, पुलिस से पूछेगा कि भाई किस ग्राउंड में, किस बेसिस में आपने इस बंदे को कन्फाइन किया है, जेल में डाला है, डिटेन किया। टू सेट हिम फ्री इफ देर इज अ नो जस्टिफिकेशन। कोर्ट दोनों की बातें सुनेगा, पुलिस को बुलाएगा कि भाई बताओ जेल में क्यों डाला है इसको। अगर उन्हें लगेगा कि पुलिस एकदम सही कह रहा है तो अंदर ही रहेगा, अगर उन्हें लग रहा है पुलिस बिल्कुल सही नहीं बोल रही है तो वो क्या बोलेगा, फ्री कर दिया जाएगा। टू हैव अ बॉडी मतलब क्या, मुझे बॉडी चाहिए उस बंदे की, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। अगर पुलिस कह रहा है कि नहीं भाई वो तो मर गया, तो कहेगा भाई डेड बॉडी दिखाओ मुझे देखना है। टू हैव अ बॉडी का मतलब क्या है, हेबियस कॉर्पस बोलता है सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर तब पास करेगा जब उसके सामने बॉडी प्रेजेंट होगी। अगर वो जिंदा है तो वो उससे बात करेगा, अगर वो मुर्दा है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेसिस में देखा जाएगा। ठीक है, कि भाई एक्चुअल में जो पुलिस कह रही है वो सच कह रही है कि नहीं कह रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्सर पुलिस पोर्ट्रेट करती है, क्या पोर्ट्रेट करती है कि भाई उसने हमें मारा, फिर हमने उसको मारा, सेल्फ डिफेंस जो भी है, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि गन कैसे पकड़ा था, फिंगरप्रिंट्स थे कि नहीं थे। तो वो सारी चीजें उसमें फोरेंसिक फोरेंसिक उसमें सब सारी चीजें उसमें पता चल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ ऐसा कहना है, जब तक बॉडी मेरे सामने नहीं रहेगी मैं डिसीजन देने वाला नहीं हूं, इसलिए मुर्दा भी बॉडी भी लेकर आना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है। डन। चलिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही इस टाइप का ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तो 32 के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट
226 के अकॉर्डिंग। क्या पहला रिट समझ में आया? रिट मतलब क्या? ऑर्डर पास करना। वो हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर तब पास करता है जब उसके पास पहले पिटीशन आएगी। तो रिट पिटीशन अप्लाई किया जाता है। देखो रिट पिटीशन साथ में बोला, तो रिट के लिए हमने पिटीशन लगाए, अप्लाई करी हमने कि भैया ये फॉर्मल ऑर्डर दो टू हैव अ बॉडी वाला, ताकि हमारी बातें सुनी जाए, सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। पहला समझ में आ गया? चलिए, दूसरा टर्म क्या है? मेंडमस, लैटिन टर्म है। इस मतलब क्या होता है मेंडमस का? कमांड। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? कमांड दे रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? कमांड दे रही है। वेरी गुड। अ कमांड इशूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन। ये जो कमांड है किसी पर्सन को दिया जा रहा है। कमांड देने वाला कौन है जरा बताओगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, और हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है। ये ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? किसी पर्सन को दिया जा रहा है, कॉर्पोरेशन को, या फिर किसी इंफीरियर कोर्ट को जो लोअर लेवल का कोर्ट है। ठीक है, चलो, या फिर किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को। मतलब हम उनको देना चाह रहे हैं जो काम किस टाइप का करे? पब्लिक ड्यूटी, जिनका नेचर क्या है? पब्लिक ड्यूटी। हम कमांड इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि हमें हमें ऐसी पिटीशन आई है हमारे पास कि सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग इंसान पोस्ट ऑफिस में जाता है अपनी पेंशन वगैरह लेने, या फिर अपनी एफडी वगैरह का कुछ काम करने, पोस्ट ऑफिस सरकारी दफ्तर अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो ये बंदा जाके सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और बोलेगा कि भाई इनको क्या दो? कमांड दो कि ये काम सही से नहीं करे, मेरा काम फंसा हुआ है फ्री में। तो वहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कमांड देगा। किसी को भी दे सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे सकता है, कोई भी इंफीरियर कोर्ट को बोल सकता है तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, किसी भी कॉर्पोरेशन को, किसी भी, मतलब जो भी पब्लिक ड्यूटी वाला काम कर रहा है और वो अपना काम अपनी पूरी शिद्दत से नहीं कर रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, तो जो भी ये सारे काम अच्छे से नहीं करेंगे तो रिट पिटीशन फाइल की जाएगी मेंडमस वाली, और मेंडमस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे और बोलेंगे आप अपना काम अच्छे से करिए। कर सकता है क्योंकि वो इंफीरियर है। ठीक है, मेंडेमस इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी लोगों के ही अगेंस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी है जो अच्छे से काम नहीं करिए। इट इज नॉट इशूड इफ द अथॉरिटी हैज डिस्क्रिएशन। ये टर्म बार बार आया है, डिस्क्रिएशन बोले तो, डिस्क्रिएशन मतलब मर्जी। हम बार बार बोल रहे हैं कि उस उन लोगों को किया जाएगा कमांड जो क्या करे? पब्लिक ड्यूटी का काम करे। किसको कमांड दिया जाएगा? जो पब्लिक अथॉरिटी। मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ सरकारी लोगों की बात हो रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको कमांड देगा? सरकारी लोगों को देगा कि भाई सरकार तुम अपना काम अच्छे से करो। हम उनको नहीं देंगे जो डिस्क्रिएशन है, मतलब प्राइवेट लोग। डिस्क्रिएशन मतलब अपने मन से काम करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट यही नहीं बोलेगी, मुझे हमें आके नहीं बोल सकती कि भैया इस बच्चे का एडमिशन ले लो आईटेक्स में, वो हमें नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि हम अपने डिस्क्रिएशन तरीके से काम करें। डिस्क्रिएशन मतलब हम अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, मर्जी हमारी चल रही। तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो अपनी मर्जी से चलती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट कमांड नहीं पास किया जाएगा। कमांड किसके अगेंस्ट पास किया जाएगा? जो पब्लिक ड्यूटीज वाले काम है, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनके अगेंस्ट ये मेंडेमस वाला ऑर्डर पास किया जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो बढ़ते हैं आगे। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन टर्म का मतलब क्या होता है? गुड। नीचे क्या दे रखा है? ये दोनों चीजों को साथ में पढ़ा जाता है, इंसेरिटोरारी। ठीक है, प्रोहिबिशन एंड सेरिटोरारी क्या बोलता है? समझो थोड़ी सी बातों को। केस चल रहा है, ठीक है, एक इंफीरियर कोर्ट है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक हाई कोर्ट समझते हो दोनों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट बड़ा है? हाई कोर्ट बड़ा है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट। चलिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम अपना केस लेकर जाते हैं, ठीक, लोअर कोर्ट में जाके हम अपना केस लेकर जाते हैं और वो सुन के डिसीजन भी देते हैं। ठीक, वो जो लॉयर था वो लॉयर नालायक था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस चला गया, डिसीजन भी दे दिया। डिसीजन देने के बाद पता चलता है, क्या पता चलता है? कि भाई हम तो गलत कोर्ट में चले गए हैं। फिर हमने कोर्ट को बताया भाई गलत कोर्ट में चले गए थे, आपने ऑर्डर दे दिया, इस ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे। अब उसे गुस्सा आ जाता है, भाई मैंने इतनी मेहनत की, ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। हाँ जी, जज भी तो नालायक था, उसने क्यों नहीं मना किया?
ठीक है, सबकी गलती है ना बराबर। सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल इंसान, मुझे नहीं पता है, तो मुझे बताने वाला सबसे पहला पर्सन कौन है? लॉयर। लॉयर नालायक केस लेकर जाता है, तो जब केस लेकर गया तो भैया केस कोर्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि हमारे पास थोड़ा नहीं होगा, हमारे जुरिडिक्शन का थोड़ी ना है। उसने भी डील कर लिया, उसने भी डिसीजन दे दिया, इंप्लीमेंट होने लगा। बाद में पता चला, जज भी नालायक, सब नालायक। अब सरकारी काम तो तुम जानते ही हो कैसे होते हैं, ये भी अब यही समझो, ठीक है। तो कुल मिला के बाद में पता चलता है कि भाई ये तो इस एरिया में जा ही नहीं सकता था। अब जबरदस्ती हम पे इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, और हम इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारा तो सही जगह ही नहीं हुआ है ना ये केस सॉल्व। ठीक। तो अब हम शिकायत करने कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे कि भाई रोको, प्रोहिबिट करो। ये हमें कह रहे हैं, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोहिबिट किया जाएगा कि भाई उस केस को रोकना है, ठीक है। एक सिचुएशन मैंने क्या बताई, ऑर्डर आ गया। दूसरी सिचुएशन समझो, मैं केस लेकर गई हूँ। जब मैं केस लेकर गई हूँ तो केस पेंडिंग है, अभी डिसीजन आया नहीं है। उस टाइम पर, हेयरिंग के टाइम पे मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पे तो केस सॉल्व नहीं होना था, गलत कोर्ट में मैं आ गई। तो प्रोहिबिशन जो केस है, प्रोहिबिशन और सेरेटोरी जो केस है, इन दोनों में डिफरेंस समझा। मैं रिट पिटीशन फाइल कर रही हूँ टू दी सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन के लिए। तो प्रोहिबिशन कब किया जाता है? जब केस क्या है? पेंडिंग है। जब केस क्या है? पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब तारीख पे तारीख अभी मिल रखी है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। आज एक हेयरिंग थी, फिर उन्होंने 10 दिन बाद एक हेयरिंग दे रखी है। लेकिन आज की हेयरिंग में मुझे क्या पता चलता है? बाहर से मुझे कहीं से पता चलता है मैं तो गलत कोर्ट में आ चुकी हूँ। इस कोर्ट में तो डिसीजन होना ही नहीं था। अब मैं कोर्ट को भी बोलूंगी सर आपके पास ये डिसीजन नहीं आता, कोर्ट मेरी बात सुन रहा है? नहीं सुन रहा। कोर्ट ने अगर सुन लिया तो बात तो यहीं खत्म हो गई ना। कोर्ट नहीं सुन रहा है तो मैं जाऊंगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या बोलूंगी कि भाई इस कोर्ट को रोको, प्रोहिबिट करो कि अब ये केस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, पूरी सिचुएशन को समझेगा, उसे लगेगा कि हाँ यार ये तो गलत कोर्ट में जा रहा था। फिर वो उसे जज को बोलेगा, कोर्ट को बोलेगा कि भाई आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते एक्चुअली में। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो किसी को पता ही नहीं है। यहाँ तो हम उन केसेस की बात करें जिसमें पता चल गया केस के दौरान, या फिर केस का जब ऑर्डर हो गया तब। ऐसी तो बहुत सारी चीजें ना जिस किसी को तो पता ही नहीं है, गलत ही इंप्लीमेंट करे जा रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम पकड़ेंगे लॉयर को, उस पर भी आएगा कि वो नालायक है। हाँ, सब में आएगी, सब पे बात आएगी। सब पे बात आएगी, सब पे फाइन लगेगा कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम तो मासूम इंसान, इंसानों को लॉ पता ही होता तो फिर क्या ही बात थी। ठीक है चलो। रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज इशूड। रिट ऑफ पेटिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? इशू टू इंफीरियर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किसको बोला? इंफीरियर कोर्ट को बोला, ठीक है। कोई भी इंफीरियर कोर्ट हो सकता है। jurisdiction which is not legally vested in it। उस इंफीरियर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था ही नहीं उस केस से डील करने का। उस नलायक कोर्ट ने डील कर लिया। when the tribunal act without और in access, देखो ट्रिब्यूनल मैंने आपको बताया था कोर्ट का सब्सिट्यूट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम अपना केस ट्रिब्यूनल के पास लेकर गए हैं, ठीक है। उस ट्रिब्यूनल में वो केस डील होना ही नहीं था, उसके पास लेकर गए, तो ट्रिब्यूनल भी तो क्या हो गया? इंफीरियर ही हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट के तो नीचे ही है ना सब। तो सुप्रीम कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन दे सकता है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट डिसीजन दे सकता है जिनके पास जुरिडिक्शन था ही नहीं। या फिर क्या लिखा है? एक्ट विदाउट, बिल्कुल भी नहीं था, या फिर इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। कभी कभार आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने देखो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, एक नेशनल लेवल का होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्राइस के बेसिस में होता है, अगर आपका अमाउंट, आपका डैमेजेस छोटे लेवल का तो डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा बड़ा लेवल है तो स्टेट, और बड़ा है तो नेशनल। मतलब वो भी जुरिडिक्शन ही बताया उन्होंने अकॉर्डिंग टू प्राइस। उन्होंने बताया केस बड़ा है तो नेशनल लेवल में जाओ, केस छोटा है तो नीचे। इन्होंने यहाँ पे बोला कि आप जिस कोर्ट के पास गए थे ना वो छोटे लेवल के लिए था, एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, उन्होंने नेशनल लेवल का केस हैंडल कर लिया। क्या बातें समझ में आ रही है? या तो आपके पास ज्यूरिडिक्शन था ही नहीं, ठीक है, ट्रिब्यूनल एक्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन नहीं था, या फिर ज्यूरिडिक्शन था लेकिन एक लिमिट तक था, उस लिमिट को आपने क्या कर दिया? क्रॉस। आप 50,000 तक के केसेस से डील कर सकते थे, 1 लाख का केस से आपको डील नहीं करना था। आपने 1 लाख वाला केस से अगर डील कर लिया तो इश्यू बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, मतलब बिफोर द ट्रायल, अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है। तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रिट पिटीशन डालते हो प्रोहिबिशन वाली कि भाई इस इंफीरियर कोर्ट को रोको, प्रोहिबिट करो, ताकि केस आगे वो कंटिन्यू ना कर सके, स्टे लग जाए। बात समझ में आ गई? पक्का? चले। सेरोटरी का मैंने ठीक क्या बताया कि कब पता चला? जब डिसीजन आ गया। व्हेन अ सबऑर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट,
ये जो सबॉर्डिनेट है इसको मैं इंफीरियर बोल सकती हूँ। सबॉर्डिनेट मतलब मेन नहीं है, उसके नीचे वाली सबॉर्डिनेट जुडिशरी मतलब वो इंफीरियर कोर्ट। सेम बात है, विदाउट जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन नहीं था या फिर जुरिडिक्शन था, उन्होंने क्या किया, एक्सेस, जुरिडिक्शन के बियॉन्ड उन्होंने काम किया, या फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ द नेशनल जस्टिस। ये क्या बात होगी? पहला पॉइंट समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो ऊपर की तरह सेम था। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? कॉन्ट्रावेन क्या, रूल ऑफ नेशनल जस्टिस। अब समझना, जो भी कोर्ट होते हैं ना उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। हु इज प्लेंटिफ? जो केस करता है। हु इज डिफेंडेंट? ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ की भी बात सुनूंगी और डिफेंडेंट की बात नहीं सुनूंगी, चलेगा क्या? प्लेंटिफ के एविडेंसेस लूंगी, डिफेंडेंट के नहीं लूंगी, चलेगा क्या? तो जो नेचुरल जस्टिस के रूल्स होते हैं ना, ये उसके अगेंस्ट काम किया मैंने। नेशनल जस्टिस के रूल्स बोलते हैं दोनों को समन भेजो, दोनों के विटनेसेस को समन भेजो, दोनों के एविडेंसेस लो, दोनों को हेयरिंग में बुलाओ, दोनों की बातें सुनो। ये नेचुरल रूल है जस्टिस के, क्योंकि ये फेयर डीलिंग है, फेयर तरीके से हमने बात सुनी और फिर मैंने डिसीजन सुना है। अगर मैं एक ही की बात सुनूंगी, दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं सुनूंगी, तो ये फेयर तरीके से मैंने डिसीजन नहीं लिया। दैट वाज रूल ऑफ नेशनल जस्टिस, बाइज्ड हो गए। तो ये क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रावेन किया, किसका कॉन्ट्रावेन किया? रूल ऑफ नेशनल जस्टिस का। तो तुम में से कोई भी एक पार्टी जाके शिकायत नहीं कर देगी, ये जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलेगा? हमारी बात सुनी नहीं गई और डिसीजन दे दिया। मैं सेरेटोरी पढ़ा रही हूँ, ये बोल रहा है डिसीजन आ चुका है, लेकिन जो डिसीजन आया है, पहला पॉइंट, इस जुरिडिक्शन के पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, या फिर जुरिडिक्शन था, क्या किया गया उसने? एक्सेस किया। एक्सेस मतलब क्या? ये 50,000 तक का केस ले सकता था, इसने 1 लाख का डिसीजन सुना दिया। या फिर उसने क्या किया? डिसीजन लेते वक्त क्या किया? नेचुरल रूल्स ऑफ जस्टिस फॉलो नहीं किया। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? कमिट एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। साफ साफ दिख रहा है गलत डिसीजन है, पब्लिकली शो हो रहा है कि भाई ये बंदा गलत है, फिर भी मैंने इसका साथ दिया, ये मेरा रिलेटिव था, या जो भी वॉटएवर दिख रहा है, सबको सामने दिखना कि गलत तो हुआ है। 3 पॉइंट्स, पहला क्या? जुरिडिक्शन नहीं था या फिर एक्सेस यूज किया। दूसरा, नेशनल जस्टिस के अगेंस्ट काम किया आपने। तीसरा क्या है? ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे बोले ना चेहरे में दिख रहा है कि तबियत खराब है, एक होता है कि चेहरे में नहीं दिख रहा, ठीक है, और एक होता है चेहरे में दिखना, कह रहे साफ शो होना कि भाई आपने कुछ गलत डिसीजन दिया है। तो डिसीजन आ चुका है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो डिसीजन आने के बाद, तो आपने कौन सी रेट फाइल करी है? आपने कौन सी रेट फाइल करी है? सेरेटरी। लेकिन अभी डिसीजन नहीं आया है, बीच में ही आपने किया है, तो रेट कौन सी वाली है? प्रोहिबिशन वाली। दोनों में डिफरेंस बस क्या है? कब आपको पता चला? पहले पता चला, तो पहले जब पता चलता है तो आप प्रोहिबिशन वाला अप्लाई करोगे। डिसीजन देने के बाद पता चला तो क्या करोगे? हाँ, बता रही। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने बोलो ऑल दो दिख रहा है यहाँ से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो। आ जाओ, साफ क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन इज द सेम। दोनों का ऑब्जेक्ट, दोनों का पर्पस सेम है। दोनों का पर्पस क्या है? कि भाई इंफीरियर कोर्ट को रोकना, है ना। प्रोहिबिशन इज अवेलेबल एज अर्लियर स्टेज। क्योंकि अर्लियर स्टेज क्यों है प्रोहिबिशन? क्योंकि कब बढ़ रहा है वो? पेंडिंग है जब, ड्यूरिंग दी, है ना, जब वो केस चल रहा है। सेरेटरी अवेलेबल कब? लेटर स्टेज, बट द सिमिलर ग्राउंड, ग्राउंड दोनों के सेम है ना, कि जुरिडिक्शन था ही नहीं, आपने कर लिया केस, ठीक है। देन सेरेटरी इज इशूड आफ्टर द अथॉरिटी हैज एक्सरसाइज इट्स पावर। पावर यूज कर ली, मतलब उन्होंने क्या कर लिया? डिसीजन दे दिया, उसके बाद पता चलता है। क्या समझ में आया? अब बोल, तू क्या बोल रहा था भाई? वो गूगल ना, लीगल साइंस में लिखना, जब भी मीनिंग होता है ना लीगल, लीगल साइंस में लिखा था क्या? देखो होता है क्या है कि वो इतना ज्यादा जनरल दे रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। कितने हमने रिट्स के टाइप पढ़ लिए? पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा, चौथा, चलो मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है? टू हैव अ बॉडी। बॉडी लेके आओ तब हम सुनेंगे, जिंदा है तो सुन लेंगे, मुर्दा है तो भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, है ना, देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या था? मैंडेमस। कोई भी पब्लिक ड्यूटी है किसी की, पब्लिक अथॉरिटी की, वो अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगा अपना काम अच्छे से करो। अब हर कोई आकर बोलेगा ये लोग अच्छे से काम नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करता है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तब कमांड देगा। बस बोल दिया, कमांड देने नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तीसरा,
प्रोहिबिशन, ठीक है। जबकि स्पेंडिंग है तो पता चलता है कि जुरिडिक्शन नहीं था या फिर एक्सेस जुरिडिक्शन यूज हुआ है, ठीक है। सेरेटोरी क्या बोलते हैं, डिसीजन आ चुका है कि भाई था ही नहीं, पावर यूज हो चुकी है, ठीक। हाँ, इनफी सबको फाइन लगेगा, पैसा लगेगा, अगर बहुत ज्यादा पैसा खाकर उन्होंने ऐसा कुछ हरकत कर रखी तो जेल तक की भी सजा होती है। देखो पनिशमेंट बता रही, पनिशमेंट तीन ही टाइप की होती है, हमेशा याद रखना। भाई सब कुछ ठीक ठाक, मुंह धोना है जाके धो ले यार, फिर रात को नहीं से। इलेक्शन रिजल्ट कब तक, 11 बजे तक आ गया था ना, 9 ही बजे आ गया था ना। वैसे तो स्टार्टिंग से ही पता चल रहा था, जो था वही आया, कुछ 19-20 का डिफरेंस है ना, तो भाई मत कर ऐसा, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही थी, भूल गई मैं। हाँ, तीन ही टाइप की पनिशमेंट होती है, याद रखना। एक होता है, पहला होता है पैसा, दूसरा क्या होता है, अच्छा यहाँ लिख देती, फाइन, दूसरा जेल ही होता है जिसे इम्प्रिजमेंट बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है, बोथ, मतलब है दो ही, ठीक है। कि भाई हमने तुम्हें जेल भी भेजा और तुमसे पैसा भी लिया, ठीक है। तो ये कब होगा भाई, जब बहुत ही ज्यादा अति हो जाएगी, तो यही होता है हमेशा, इसी को मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब डिटेल होता है कि जेल में जाके काम क्या करोगे, ठीक है। पत्थर तोड़ने का काम एक होता है, रिग्रेस काम करवाना, तुमसे बहुत ही काम करवाया जाएगा पत्थर तोड़ने वाला, ठीक है। हाँ, या फिर हल्का फुल्का काम करवाया जाएगा, है ना, सिलाई बुनाई करवाई जाएगी। जाके सिखाए सिखाया जाता है, लर्निंग, क्योंकि देखो क्या होता है, जेल में तो चले गए, जब वापस में फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद आओगे तो आने के बाद करोगे क्या, तो तुम्हारा स्किल स्किल भी है ना वहां डेवलप करवाया जाता है कि भाई ये सारे ऑप्शंस हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि जब बाहर निकलोगे। क्या चीज, लाइसेंस, अब वो डिपेंड करेगा आपने हरकत कौन सी कर रखी है ना। अगर व्हीकल से रिगार्ड में कर रखे तो कैंसिल व्हीकल का हो जाएगा, तो लाइसेंस भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप, किस लाइसेंस की बात करो, डिपेंड तुमने किस टाइप का ऑफेंस कर रखा है, तो वो सब आता है, हर तरीके से किया जाता है, ठीक है। वापस आएंगे, लास्ट वाला रिट क्या बोलता है, इसका मतलब है ये, किस अथॉरिटी के बेसिस में आपने ये ऑफिस होल्ड करके रखा है, ऑफिस से मतलब पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है, सरकारी दफ्तर की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफिस की बात हो रही है। हाँ, अब थोड़ा सा समझो, मैंने तुम्हें अपना एक कार्ड निकाल के दिखाया है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, ऐसे पॉकेट में रखा, ठीक है। और मैं ये फेक आईडी बनाकर लेकर आई हूँ, दिखाने का भी सब देखने का भी समय नहीं था तुम्हारे पास, तो तुम्हें लगा कि हाँ यार दिखाया होगा ही, है ना, ठीक है। तो मूवीज में तुमने देखा ऐसे दिखा दिया कि हम इस है ना डिपार्टमेंट से, हम एसपी है या जो भी वट पुलिस, फर्जी पुलिस बन के मैं घूम रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट होता है कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफिस, ज्यादातर ना ये सब गांव विलेजेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब वो शादी वादी का जो टाइम रहता है ना, कि ये आर्मी में कैप्टन है, ठीक है, ये पुलिस में ये है, और फिर नकली आपने देखा फर्जीवाड़ा तरीके से ना भर्ती वर्ती करवाई जाती है, तो झूठा बना दिया जाता है, ठीक है, और एक्चुअल में वो होते नहीं है। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है फेक आईडी बनाकर, तो जिस किसी को भी शक होगा, डाउट होगा कि भाई इसने ये गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके रखा है, देखो ये फर्जीवाड़ा, हम गवर्नमेंट दफ्तर इन ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो रिट पिटीशन फाइल की जाएगी किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, किससे पूछेगा, उस फर्जी इंसान से पूछेगा कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी के बेस में आप ये ऑफिस होल्ड कर कर बैठे हो। अब आप बताइए कि कौन सा बैच नंबर, किससे आप पास हुए थे, किस ईयर में पास हुए थे, क्या सर्टिफिकेशन है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो वो अपने लेवल में इन्वेस्टिगेशन करेगा, पता चलेगा या तो वो फेक है या तो वो एक्चुअल में जेन्युइन केस है, ठीक है। तो को वारंटो, वारंटो मतलब एक तरीके से परमिशन ही होती है, ठीक है। द रेट ऑफ द को वारंटो इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम, जो क्लेम किया जा रहा है ना वो कितना लीगल है या फिर कितना इलीगल है, इसे आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है। पर्सन एसेट, जो बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं हूं, वो बोला कि नहीं मैं पुलिस में हूं, तो पूछा जाएगा, इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी की जाएगी। ऑफिस ऑफ द या फिर फ्रेंचाइजी जो भी उसने लेकर बैठा हुआ है, द होल्डर ऑफ द ऑफिस टू शो द कोर्ट, होल्डर ऑफ द ऑफिस जो वो ऑफिस होल्ड करके बैठा है उसे शो करना पड़ेगा कि किस अथॉरिटी के बेसिस में वो ऑफिस होल्ड करके बैठा है। इट इज इशूड व्हेन, ये तब इशू किया जाएगा इस टाइप की रिट जब ऑफिस कौन सा होगा, पब्लिक नेचर का होगा, मतलब हम सरकारी दफ्तर की बात कर रहे हैं, कोई जो फेक, क्योंकि अगर अब आप कहोगे दीदी प्राइवेट में भी तो ये सब होता है, हाँ होता है, तो फंडामेंटल राइट में आएगा या फिर अदर राइट्स में आएगा, अदर राइट्स में आएगा, हाई कोर्ट के पास जाओ,
है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हो तो उन्होंने कहा हम सरकारी दफ्तर कोई होल्ड करके बैठे तो बहुत बड़ा मैटर है, किसी की आंखों के सामने आया क्यों नहीं ये। फेक बिल्डिंग भी बनाकर बैठे रहते हैं, इतना फर्जीवाड़ा होता है कि क्या बताए कि भाई एक ऑफिस बनाए, एक पुलिस का थाना बनाए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्या पुलिस पूरा थाना पुलिस स्टेशन बनाए, ऐसे फेक चीजें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई मैं ना पब्लिक नेचर की जो चीजें होंगी मैं उसको देखूंगा, जो छोटे छोटे प्राइवेट नेचर में, फॉर एग्जाम्पल मैं सीएस हूँ, अब मैंने फेक बोल दिया मैं सीएस हूँ और एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, किसको क्या पता चल रहा है। तो ये प्राइवेट नेचर का है ना, तो फंडामेंटल राइट वाला रिट पिटीशन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल केस तो होगा ना, जो हाई कोर्ट इन सब में जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट का रिट मतलब केस दोनों में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन सा वाला सुनेगा, पब्लिक नेचर वाला। तो ये मत सोचो कि दीदी प्राइवेट का क्या, उनको भी मिलेगी पनिशमेंट, सब होगा, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिकली चीजें गलत करोगे तो ज्यादा सीवियर है, ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। बात समझ में आ गई। तो चलो, को वारंटो पिटीशन तब फाइल होगी जब ऑफिस किस नेचर का होगा, पब्लिक नेचर का होगा। वो जो ऑफिस है किसने क्रिएट किया है, स्टैच्यूट ने मतलब लॉ ने, या फिर किसने क्रिएट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट सब कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। और जो वो रेस्पोडेंट है, हु इज रेस्पोडेंट, डिफेंडेंट जानते हो, डिफेंडेंट को जानते हो क्या होता है, प्लेंटिफ। तो इसके ऑपोजिट में कौन होता है, डिफेंडेंट। अपीलेंट को जानते हो, प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ है, ठीक है, इसने केस फाइल किया मेरे अगेंस्ट, मैं डिफेंडेंट हूं, डन। अब डिसीजन किसके फेवर में आता है, इसके फेवर में आता है, प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन आ गया। बुरा किसको लगा, मुझे लगा, ठीक है। अब मैं अपील करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, अपील। तो अब अपील करने वाले को क्या बोलते हैं, अपीलेंट, अपील करने वाले को क्या बोलते हैं, अपीलेंट। और अब किसके अगेंस्ट अपील किया, प्लेंटिफ। अब अपील के केस में नाम बदल जाएंगे, अब मुझे अपीलेंट बोला तो उसको क्या बोला, रेस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कभी कभार सिचुएशन ये होता है, ये तो नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि रिट पिटीशन वाली चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, तो पिटीशन में इन्होंने क्या बोल दिया, इसे अपीलेंट बोल दिया, और बाजू वाले को क्या बोल दिया, डिफेंडेंट, सॉरी रेस्पोंडेंट बोल दिया। तो रेस्पोंडेंट एक तरीके से डिफेंडेंट भी बोल सकती हूँ मैं, अपने आप को डिफेंड ही तो कर रहा है। मैंने केस किया कि मैं खुश नहीं हूं, तो फिर इसने क्या कर दिया, अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो रेस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट दोनों एक जैसे ही होते हैं, जो अपने आप को बस बचा रहे, बस लेवल का अंतर होता है। लेकिन पिटीशन क्योंकि हाई लेवल की चीज है, इसलिए इन लोग को रेस्पोंडेंट और अपीलेंट ये सारे टर्म यूज किए गए, ना कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट, ठीक है। छोटे लेवल में प्लेंटिव डिफेंडेंट होते हैं, थोड़े बड़े लेवल्स में अपीलेंट या फिर रेस्पोंडेंट। समझ में आ गया। तो रेस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट मैंने केस किया है, वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं ये ऑफिस मेरा है, तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो कुल मिला के ये केस तब होगा जब तीन बातें होंगी। पहला, ऑफिस क्या होना चाहिए, पब्लिक नेचर का। ये ऑफिस किसने क्रिएट किया है, किसने बनाया है, लॉ ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, स्टैट्यूट मतलब लॉ होता है। और रेस्पोंडेंट साफ साफ बोल रहे हैं हाँ इस ऑफिस को मैं होल्ड करता हूँ, मैं सही पर्सन हूँ इस ऑफिस के लिए। तो भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, आपसे पूरी डेटा डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, या तो निकल लो, झूठ बोला है तो भग लो, ठीक है। अगर आप सच्चे हो तो सारे प्रूफ्स दे दो। तो को वारंटो मतलब क्या, व्हाट अथॉरिटी होल्ड दी ऑफिस, डन। पूरा अगर मैं कंक्लूजन बोलूं, हेबियस कॉर्पस में क्या बता, इलीगल तरीके से जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, अनलॉफुल तरीके से। दूसरा मेंडेमस क्या था, कमांड दे रहे थे कि पब्लिक ड्यूटी है ना, पब्लिक ड्यूटी है आपकी, अच्छे से काम करो। सेरेटरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में क्या था, हाँ सेरेटोरियल में क्या था, केस का डिसीजन आ चुका था, और प्रोहिबिशन में क्या था, पेंडिंग था, ठीक है। तो पी से प्रोहिबिशन और पी से पेंडिंग, याद रखोगे, पी से प्रोहिबिशन और पी से पेंडिंग। अगर पेंडिंग है तो प्रोहिबिशन, केस का फाइनल डिसीजन आ चुका है तो सेरेटोरियल। को वारंटो क्या है, शो प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट, एक्चुअल में आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, आप एक्चुअल में वो सरकारी बंदे हो तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी रिट्स। समझ में आया क्या, पक्का पक्का। यहाँ पे टॉपिक होते हैं ओवर। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगी